नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का योग शक्ति स्पेशल। मैं हूं निरंजन। शुरू करते हैं आज का शो। योग को लेकर हम विशेष सीरीज़ दिखा रहे हैं और हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। योग गुरु ढाकाराम योगा पीस के फाउंडर हैं। आप वर्ष 1993 से योग की शिक्षा दे रहे हैं और हज़ारों लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर चुके हैं। योग के साथ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जैसे एक्यूप्रेशर, सुजोग थेरेपी, ट्विस्ट थेरेपी, स्माइल मेडिटेशन, स्माइल योगा एवं नेचुरोपैथी में भी आपकी विशेषज्ञता है। आपको कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आप इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ढाकाराम जी, इस शो में आपका स्वागत है। योग की शक्ति के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। आप स्माइल योगा और जो ये मेडिटेशन है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये थोड़ा अलग है, एक ट्विस्ट थेरेपी भी आपकी, तो ये क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो आपको हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार और पूरे दर्शकों को हमारी तरफ से मुस्कुराता हुआ नमस्कार एंड नमन। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका टीवी का, जिन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया और आप सभी लोगों से रूबरू होने का मौका दिया ताकि ये आपके माध्यम से मैं लाखों तक जाऊँगा और उसका जो महत्व है लोग समझ पाएंगे। तो आपने मुझे पूछा कि स्माइल मेडिटेशन क्या है और ट्विस्ट थेरेपी क्या है। अगर स्माइल मेडिटेशन की बात करता हूँ तो ये प्रोफेसर पार्क जेवू ने इसको इजाद किया था, स्माइल मेडिटेशन। जब मैं जीवन की बहुत सारी गहराई में गया तो आप देखिएगा कि हम जीवन का सारा काम, वैसे स्माइल मेडिटेशन, स्माइल का मतलब मुस्कुराता और मेडिटेशन का मतलब हुआ ध्यान, तो मैं कहता हूँ मुस्कुराता हुआ ध्यान। और आप कभी भी देखिएगा, जब आप ध्यान करते हुए देखेंगे, आप अक्सर तो आदमी आंखें बैठा है और मुंह बना हुआ है और बॉडी भी वैसा है। जब मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं क्यों ना मुस्कुराते हुए बैठूँ, उस चीज़ को अनुभव करूँ। इसलिए जो ध्यान भी हो तो मुझे लगता है कि मुस्कुराता हुआ हो। और जीवन के सारे काम देखिए, हम जितना भी लाइफ में उठा पटक करते हैं, जो भी काम करते हैं, और इस बार मोदी जी ने जो हमारा 21 जून का जो एक दिया है कि मानवता के लिए योग, और आपको मैं बताऊं भाई साहब कि अगर सारा जो योग जो मानवता के लिए है, उन सब का उद्देश्य क्या है कि हर मानव अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करना चाहता है, सुख शांति की अनुभूति करना चाहता है। इसीलिए है कि नहीं है? जब आपने सुख शांति में होगा, आनंद में होगा, तो उसके चेहरे पे क्या होगी? मुस्कुराहट होगी ना। तो मैं कहता हूँ कि मुस्कुराता हुआ ध्यान जो है हो और मुस्कुराते हुए काम भी हो। इसलिए मुस्कुराता हुआ नमस्कार, स्माइल मेडिटेशन क्यों मैं कहता हूँ कि आप जब भी ध्यान करें, मुस्कुराते हुए करें, मुंह बना के नहीं करें। इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी चर्चा करेंगे मुस्कुराहट कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम मुस्कुराएंगे नहीं तो हमारे काम अच्छे भी नहीं होंगे। अगर आपका प्रमोशन करना होगा, जब मुस्कुरा कर काम करेंगे तो आपका प्रमोशन होगा। घर में आप खाना बनाती हैं, माताएं बहनें मुस्कुरा के खाना बनाएंगी तो खाना अच्छा बनेगा। दुखी मन से बनाएंगी तो खाने वाले भी दुखी होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जगत में हर कोई मुस्कुराते हुए काम करे, मुस्कुराते हुए रहे। और एक कुंजी हम सबके पास है, बाय बर्थ कहते हैं ना, जन्म सिद्ध अधिकार है जो मुस्कुराहट है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुस्कुराते हुआ ध्यान भी होना चाहिए और मुस्कुराते हुए काम भी होना चाहिए। और आपने दूसरा सवाल हमसे, ट्विस्ट थेरेपी क्या है? हम अपने शरीर को अलग अलग एंगल से ट्विस्ट करके हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं, जैसे मान लीजिए सिर्फ डिस्क है या घुटनों में दर्द है, गर्दन में दर्द है या किसी भी तरह की दर्द है, कि अगर हमारा बैठने का पोस्चर हम गलत तरीके से ट्विस्ट किए और हम उसको सही प्रकार से ट्विस्ट कर देंगे तो हमारा एंगल सही हो जाएगा। तो हम बॉडी को डिफरेंट वे पे ट्विस्ट करके हम शरीर की बीमारियों का इलाज करते हैं ट्विस्ट थेरेपी के माध्यम से। मान लीजिए मेरा बॉडी का एंगल ऐसा है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एंगल को थोड़ा सा ऊपर लेकर इस तरह ट्विस्ट करना पड़ेगा। बहुत तरीके के ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हैं जिसके माध्यम से हम लोगों का इलाज करते हैं ट्विस्ट से, यानी ट्विस्ट थेरेपी। जी बिल्कुल। तो मुस्कुराहट तो जीवन के लिए ज़रूरी है और यदि आपने योग के साथ भी उसको जोड़ लिया तो आपके योग की शक्ति में मुस्कुराहट की ताकत भी जुड़ जाएगी। अच्छा, इस बार जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, वो ह्यूमैनिटी रखी गई है कि योग फॉर ह्यूमैनिटी। तो लोगों की अभी रुचि तो बढ़ी है इस मामले में और आपने ये जवाब भी दे दिया है कि भाई मुस्कुराहट है, अध्यात्म है, धर्म है, मतलब ये सब योग से जुड़े हुए हैं। तो शारीरिक और मानसिक उस लेवल पे योग किस तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचाता है?
देखिए ह्यूमैनिटी पे जो अभी हमारा जो 21 ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, मानवता के लिए योग, और मुझे ये लगता है कि योग के बिना मानवता के अंदर मानवता आ ही नहीं सकती। जब तक आदमी अपने शरीर से स्वस्थ नहीं होगा, अपने मन से स्वस्थ नहीं होगा, और मैं कहता हूँ आत्मा से स्वस्थ नहीं होगा, तो 100% स्वस्थ नहीं हो सकता। आप देखिए, हम वैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारे काम करने का पर्पज है सुख शांति आनंद, और मानव मात्र है जो चाहता है कि जीवन में सारे रास्ते, इवन मैंने ऐसा पाया, आपने देखा होगा, चोरी करने वाला आदमी भी क्या चाहता है? आपने कभी सोचा इस बात पे? इतना सारा माल बरौट लूँगा तो क्या करूँगा? मज़े करूँगा। और उसको मज़ा करने आ जाएगा तो चोरी कर सकता है क्या? नहीं करेगा। कभी भी चोरी करने वाला आदमी अंदर से संतुष्ट रह नहीं सकता, उसके अंदर कहीं ना कहीं फियर रहता है। तो योग का मतलब ही है कि मानवता को कैसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि योग से बड़ी कोई साधना नहीं जो मानवता को मानवता सिखाने के लिए। अगर आदमी रियल में योग करेगा तो लोगों से प्यार भी करेगा, प्यार करेगा तो अभी जैसे आपने देखा यूक्रेन में और इतने सारे फाइट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा मानवता हम भूलते जा रहे हैं। तो मैं उन सबको बोलता हूँ, अगर आप उनको योग कराएंगे, अगर उनका मन शांत हो, शरीर अच्छा हो, तो उनके अंदर से कैसे विचार आएंगे? आप बताइए, क्या झगड़े के विचार आ सकते हैं? अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप झगड़ा करने का मन होगा? नहीं होगा। तो योग जो है हमारे मानवता के लिए भगवान का दिया हुआ एक, मैं कहता हूँ, बहुत बड़ा पुरस्कार है, जिसको मैं अपने रग रग में फील करता हूँ। उसमें ऐसी ताकत है जिसको हम फिजिकली बोलते हैं, हम शारीरिक तौर पर हम स्वस्थ हो सकते हैं, मन से हम स्वस्थ हो सकते हैं, और हम आत्मा से भी स्वस्थ हो सकते हैं। खैर आत्मा तो हमने देखा नहीं है, लेकिन आत्मा की भी हम बात करेंगे। हम आत्मा का स्वस्थ होने में हमारी जो सोच है हमारी सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लोग कहते तो हैं ये बी पॉजिटिव, लेकिन बी पॉजिटिव होना इतना आसान नहीं है, कि कहना बहुत आसान है। तो आपने कभी कभी देखा होगा, मेरे प्यारे दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप बहुत सारा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो आपका मित्र आके बोलता है मस्त रहा कर, दुनिया में सब चलता है। और एक्चुअल में आप देखिए 2 घंटे बाद खुद ही परेशान बैठा हुआ है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मैं कहता हूँ कि हमने ये फील किया, मैं सारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आई कांट चेंज एनीबॉडी, पर योग चेंज एवरीवन। हम किसी को बदल नहीं सकते, आप बदल के दिखा दें एक बच्चे को भी, लेकिन योग सबको बदल देता है। योग में वो पावर है। तो जो योग है मानवता के लिए एक बहुत ही उम्दा चीज़ है। मैं सब दर्शकों को कहना चाहूँगा कि लाइफ में योग आपको करना ही चाहिए। और मैं बोलता हूँ 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, और 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा योग करके आपके 23 घंटे बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 1 घंटा निकाल लेना चाहिए। कई तरह के योग के फ़ायदे आपने बताए। अच्छा, जो इसका असर होता है वो कितने समय बाद महसूस किया या देखा जा सकता है? मैं तो कहता हूँ हाथों हाथ हम महसूस कर सकते हैं। प्रैक्टिस का आप कहें तो मैं अनुभव कराऊंगा, क्योंकि समय की कमी है। योग में ऐसा जादू है कि आपके करते, मैं अक्सर कहा करता था नरेंद्र जी भाई कि एटीएम में पैसे निकालने जाओ, एटीएम कार्ड में पैसे मशीन में हो या नहीं हो वो पक्का नहीं है, लेकिन योग करने के बाद हमको फ़ायदा होगा 100% है। इतना इसका इफेक्ट है, चाहे आप शारीरिक तौर पर मान लीजिए या मानसिक तौर पर, लेकिन करने का तरीका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। वैसे तो योग को जीवन जीने की कला कहते हैं हम लोग, कि संपूर्ण है मानवता के लिए। लेकिन आजकल जब योग की बात करते हैं तो आप देखिए कि हमारे पास मोस्टली लोग बीमारी के लिए आते हैं। हर तरह की बीमारियों का इलाज में शारीरिक तौर पे मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि अगर आपको 5 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए, ऐसा मैं बोलता हूं। तो आप समझ सकते हैं जिनको घुटनों में दर्द है, स्लिप डिस्क है या गर्दन में दर्द है, मैं इतना विश्वास से कहता हूँ कि आपको 5 दिन में आराम नहीं आए तो कितनी बड़ी बात है। तो इसके प्रभाव आपको हाथों हाथ दिखते हैं करने के बाद। जब हम आंखें बंद करके पूरा शरीर में मगन होकर करते हैं तो उसके फ़ायदे आप हाथों हाथ महसूस कर सकते हैं। तो योग का असर आपको तुरंत ही महसूस होगा। अच्छा, कोरोना महामारी ने हमारे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं तो बढ़ाई हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने में आ रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ के लिए हमें कौन कौन से योग या आसन हैं वो करने चाहिए? कोविड के दौरान आपने देखा होगा लोगों में ऑक्सीजनेशन का बहुत कमी था, और मैं हमेशा तब भी बोला करता था कि हमारे भगवान ने हमारे को 2 सिलेंडर प्रदान किए, हम सिलेंडर ढूंढते जाते हैं। तो देखिए जो हमारे दोनों लंग्स हैं वो सिलेंडर का ही काम है, ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडर हैं। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम लंग्स को भरिए,
उनको खाली करिए, और जितना ज़्यादा खाली करेंगे उतना ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन आपके उधर आएगा। तो कई माओं का हमारे पास आता था, गुरुजी कब कब करना चाहिए और कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो मैं एक बहुत सिंपल एक आम आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सांस लेने के लिए आप कभी पूछते हैं क्या कहाँ लेना चाहिए, और भगवान ने ऑक्सीजन हर जगह, देखिए हम ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, स्टोर में कहीं भी बैठे हैं, तो भगवान ने भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दिया है कि जो जगह पर ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पे प्राणवायु रह नहीं सकता। तो मैं आपको सबको बोलता हूँ कि आपके लंबे गहरे अगर आप श्वास लेंगे, मैं योग के दृष्टि में मतलब कि आप योगा को नहीं भी जानते हैं, अगर आप जीवन में लंबे गहरे श्वास भी लेंगे तो हमारा मन शांत हो जाता है। जैसे आपने कहा मानसिक शांति के लिए एक बात देखिएगा कि जितना ज़्यादा लंबा और गहरा श्वास होगा हमारा मन कैसा होगा, उतना ही ज़्यादा शांत और प्रफुल्लित होगा, और जितना ज़्यादा मन शांत होगा उतना ही ज़्यादा श्वास लंबा और गहरा होगा। इसलिए श्वास और आपका मन दोनों ही एक ही थैली के छट्टे बट्टे, आई वांट टू से हेड एंड टेल है। इसलिए जो प्राणायाम है हमारे मन को सुकून पैदा करता है। तो आसन क्रियाएं करने से हमारा शरीर अच्छा होता है, तो प्राणायाम करने से हमारा मन स्वस्थ होता है, और साथ में जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। तो हम अलग अलग लोगों के लिए तो योग की बात कर ही रहे हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन भी हमारा ऐसा ग्रुप है जिसको योग की ज़रूरत पड़ती है। और आपने बताया कि आपके पिताजी ने तो 84 साल की उम्र में ही शुरू किया था, और संयोग की बात है कि मैंने भी देखा है कि 80 साल या उससे अधिक के जो लोग हैं वो सुबह पार्क्स वगैरह में योग करते हैं। तो कोरोना के बाद का जो अब समय आया है, तो उन लोगों को योग के साथ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब बुज़ुर्गों के योग की बात आती है तो मतलब बुज़ुर्ग और बच्चे एक से होते हैं और आपने मेरे पापा का कहा था तो बड़ा मुश्किल था उन्हें 84 साल में योग को शुरू कराना। लोग बोलते हैं कि हम 84 साल में योग करेंगे कैसे, हम बुज़ुर्ग हो गए। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हमारे घर वाले उतना केयर नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा मानसिक हमारी तनाव होती हैं। आप देखिए शरीर शिथिल होने लग जाता है, जिस तरह से हमारी मांसपेशी स्ट्रांग होती है आफ्टर 60, जब बुजुर्ग होते हैं तो हमारी मसल्स वीक होती हैं, हमारी जॉइंट्स काम करना बंद कर देते हैं या बहुत उसकी गति शिथिल होती है। तो बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है उनकी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इट्स अ वंडरफुल वो बुजुर्गों के लिए। तो बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हम बोलते हैं कि बुजुर्ग को कैसे करें, हम नहीं कर सकते। तो बहुत जैसे गुल्फ नमन है, मुस्टिका बंद है, या छोटे कंधे की छोटी छोटी क्रियाएं हैं। हालांकि जब अभ्यास करते हैं तो बॉडी के अंदर अपने आप मोबिलिटी बनने लग जाती है। तो उन लोगों की बॉडी में मोबिलिटी हो, मसल स्ट्रांग, उसके लिए आसन बहुत अच्छा है, उनके मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं मानता हूँ कि जितना भी मैं बोलूँ उनको किस हिसाब से उनके लाइफ में महत्वपूर्ण मैं बता नहीं सकता, कि चीज़ करने से ही पता चलती है। तो उन लोगों को ज़रूर करना। देखिए उम्र के साथ हमारे लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बुजुर्गों में आपने देखा होगा कोल्ड कफ की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, लाइक ए चिल्ड्रेन कहते हैं ना बच्चे। तो उनके ये जो इस तरह की अस्थमा की बीमारी है, खांसी है, सर्दी जुकाम है, उनको नहीं होंगी। प्लस उनके पैरों में दर्द होता है तो दर्द नहीं होगा, है तो धीरे धीरे राहत मिलेगा। तो इस प्रकार से उनकी किडनी स्वस्थ रहेंगी, सारे ऑर्गन्स स्वस्थ रहेंगे। तो बुजुर्गों के लिए योग बहुत ही हर तरह से, हर मायने से बहुत ही फायदेमंद है। सो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा जी बताइए। बुज़ुर्ग लोगों के साथ एक पाचन की भी समस्या रहती है कि उनको एक तो भूख नहीं लगती, और यदि खाते भी हैं तो उसको पचाने में उनको समस्या आती, क्योंकि उम्र के साथ हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, अंग हैं, प्रणालियां हैं, वो भी मंद होते जाते हैं। तो ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनके पाचन तंत्र को ठीक रखने में मददगार हो सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, दिल मेरा गदगद हुआ। इसी से मुझे याद आया कि हमारा काम ही मोस्टली है कि जो लोग योग नहीं कर सकते हम उनको योग कराने में हम समर्थ हैं। भगवान ने ऐसी हमें एक शक्ति दी है, ऐसा ज्ञान दिया है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो लोग नहीं कर सकते योग, वो हमको याद करते तो हम लोग उनको प्रॉप्स के सहारे से योगा कराते हैं। प्रॉप्स का मतलब आपने घर में मसंद है, तकिया है, बेल्ट है या चुन्नी है, उसके माध्यम से उन लोगों को किस प्रकार से योगा कराया जाए हम उसको देखते हैं।
जैसे 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 उम्र बढ़ती जाती है, शरीर की क्षमता कम हो जाती है, तो उसके लिए हमारा एनर्जी बढ़े, उसके लिए हम इस तरह से सुप्त बदकोणासन है, सुप्त सुखासन है, आप उसमें बैठ जाते हैं और आपके हाथ ऐसे हो जाते हैं, आपका छाती फूल जाता है, तो उसमें प्राणायाम करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। मतलब सिस्टम इतने अच्छे सिस्टम्स कि आपको आसन नहीं कर रहे हैं, आप आराम से पोस्चर में बैठे हैं और आपको उस आनंद का, आसन का पूरा फ़ायदा मिल रहा है, प्राणायाम का फ़ायदा मिल रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आसन हैं जिसको हम प्रॉप्स के सहारे कराते हैं। तो जितने भी हमारे माताएं पिताएं जो बुज़ुर्ग हैं या हमारे दादा दादी जो सोचते हैं कि हम योगा नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ आप 100% कर सकते हैं, कि योग ही ऐसा है जो हर कोई कर सकता है। इसलिए तो हमारा जो इस 21 जून का वो बना ना, योग मानवता के लिए, और मानव में बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बीमार भी आते हैं, स्वस्थ भी आते हैं। तो ये जो प्रॉप्स के साथ जब उनको योगा कराते हैं तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप बढ़ जाती है। और मुझे याद है जब मेरे बाबा अस्पताल में भी थे तो मेरा जो प्रॉप्स है मैं अस्पताल में लेके जाता था, और उससे उनको फ़ायदा कि वो जल्दी रिकवर हो जाते थे। बीमार होना अलग बात है, जब हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होगा, प्राणवायु नेचुरल तरीके से अंदर जाएगा तो हमारा बॉडी जल्दी हील करता है। तो योग करने से, प्रॉप के साथ करने से हीलिंग बहुत अच्छा होता है। तो बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है योग, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आपने प्रॉप्स की बात कही तो इससे ये सवाल भी आया कि कुछ ऐसी अवस्थाएं या ऐसी स्थितियां भी आती हैं जीवन में कि हम ज़मीन पर बैठकर योग नहीं कर सकते हैं, तो उस समय क्या कुर्सी पर या अपने पलंग पर हम बैठ के भी योगा कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि एक आम जनों का है कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मैं कहाँ बैठ के करूँ। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा योग करने का मन होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, मैं ट्रेन में भी करता हूँ, एरोप्लेन में भी करता हूँ। तो आप जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो मैंने कुर्सी पर आपको प्राणायाम करके दिखाया था, या तो आप जहाँ मन हो, आप बिस्तर के ऊपर करिए, कुर्सी के ऊपर करिए, सोफे के ऊपर करिए, ऑफिस में करिए तो सही। आजकल तो नया जगत में कॉर्पोरेट योगा आया है, मतलब आप कुर्सी में बैठे बैठे योगा करिए। तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी करें। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं देखिए, मैं आराम से बैठा हूँ तो देखिए, यू कैन सी, मैं अपने हाथों को गोलाकार घुमाता हूँ तो देखिए मेरे कंधों का जकड़न दूर हो जाएगा। मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, देखिए एकदम नहीं है ना, कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर ट्विस्ट करना है तो मैं अपने कुर्सी के ऊपर ट्विस्ट कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके करने का मन होना चाहिए। आप कहीं पर भी करें, लेकिन करें ज़रूर। मैं तो कहता हूँ किचन में भी कर सकते हैं, आपका मन होना चाहिए। ताड़ासन किचन में किया जा सकता है, आपके बेडरूम में किया जा सकता है, आपके हॉल में किया जा सकता है, छत में किया जा सकता है। तो योग सर्वत्र है, हर जगह है, बस हमारा दिल मजबूत करके करने की ज़रूरत है। अच्छा, योग करने का शरीर को पूरा फ़ायदा मिलता है, और मिले इसके लिए हमें लगातार कुछ देर तक आसन करना चाहिए, या फिर थोड़े थोड़े टारगेट सेट करके भी हम योगासनों का लाभ ले सकते हैं? वैसे तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी आप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा फ़ायदा चाहिए तो मुझे लगता है कि एक टारगेट सेट होना चाहिए। कम से कम किसी भी आसन को करते हैं तो होल्डिंग कैपेसिटी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपने आसन करके होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रखा तो आपको उतने अच्छे फ़ायदे नहीं मिलेंगे। तो सपोज एक ताड़ासन की अगर मैं बात करता हूँ, सिंपली मैं दर्शकों को बैठ के बताना चाहूँगा, अगर मैं ताड़ासन भी करता हूँ तो मैं हाथ कैसे लेके जा रहा हूँ और कैसे इसको टर्न कर रहा हूँ, और जब मैं करूँ तो पूरा हाथ पे मेरा ध्यान हो, आंखें मेरे बंद हों, धीरे धीरे हाथों को मैंने ऊपर ले लिया, इस प्रकार से उंगली को फंसाया और टर्न किया। देन मुझे फोकस करना था कि मेरा पूरा ध्यान मेरे शरीर में हो, मेरा कंधा है, मेरा छाती है, मेरा पेट है, मेरा स्पाइन है। इस प्रकार से कम 1 मिनट होल्ड करें आप कम से कम। देन धीरे धीरे हम लोग आसन से जैसे जाते हैं ठीक उसी प्रकार से आते हैं, तब हमें आसन का बहुत फ़ायदा होता है। जब मैं ताड़ासन की, एक आसन की ही अगर मैं बात करता हूँ, तो लोग फटाफट जाते हैं, फटाफट आते हैं, उसमें मन विचलित रहता है। आप चाहते हैं कि मेरा मन भी शांत हो और आसन करने से प्राणायाम का भी फ़ायदा हो, तब आसन बहुत धीरे होना चाहिए, आंखें बंद होना चाहिए, पूरा ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारे शरीर के कौन कौन से मसल्स, कौन कौन से जोड़, कौन से अंग में क्या इफेक्ट आ रहा है, आप उसको देख के करेंगे तो उस आसन का 80% आपको फ़ायदा मिलता है। मैं कहता हूँ 100 ही, अगर आप 100% भाव से करते हैं तो। मोस्टली आजकल जब हम योग करते हैं, आसन करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, और हमारा टारगेट होता है कि सूर्य नमस्कार 120 बार कर दिया। मैं कहता हूँ क्या ज़रूरत है प्यारे मित्रों 120 बार करने का। अब एक बार भी ढंग से सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसके फ़ायदे उस 100 सूर्य नमस्कार से भी ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए जो आसन है बहुत धीरे, बहुत प्यार से करना चाहिए। और जब भी आसन करें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्पाइन साइड बेंड हो, ट्विस्ट हो, स्ट्रेचिंग हो और बेंडिंग हो, क्योंकि ये हमारे रूटीन के काम है।
ऐसा नहीं करते तो आपने देखा होगा कि आदमी के कमर में दर्द हो जाता है, गर्दन में दर्द हो जाता है। और साथ में ऐसे 2 आसन होने चाहिए कि उनके पैर के मसल्स में भी काम करें। कहते हैं ना, हमारे पैर मजबूत होने चाहिए, तो 2 आसन पैर के लिए, 4 आसन स्पाइन के लिए, और 1 आसन मस्तिष्क के लिए, और 1 आसन आपके पेट के लिए। इस तरह से आपको जब भी आसन करें एक ऐसा सेगमेंट बनाएं कि हमारे एंटायर बॉडी स्वस्थ और मस्त हो जाए। इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, ये तो पूरा शरीर क्रिया विज्ञान जो है उसको कवर हमने कर लिया है। अच्छा, प्राणायाम को लेकर भी आप कुछ तरीका बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? प्राणायाम के लिए मोस्टली मैं देखता हूँ कि जैसे एक सिंपल सा प्राणायाम मैं आपको करके दिखाता हूँ, अनुलोम विलोम, और आपने देखा होगा, अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो बहुत समय लगेगा, कि हम चाहते हैं कि आप शॉर्टकट में इसको समझें, और जब का मन होगा तो आप आराम से देख सकते हैं। एक सिंपली आपने देखा, जब अनुलोम विलोम करते हैं तो आदमी बहुत फास्ट करते हैं। मैं एक राउंड आप दर्शकों को करके दिखाना चाहता हूँ कि इतना धीरे करेंगे तब आपका मन शांत होगा। हड़बड़ी में क्या होता है, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। जैसे अनुलोम विलोम करते हैं तो मैं एक ही राउंड करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा। ये आपने बाएं नथुने से श्वास को निकाल दिया, और बाएं नथुने से एकदम धीरे धीरे, श्वास का आवाज नहीं आना चाहिए, इतना धीरे धीरे आपने श्वास लिया। फिर बाएं नथुने को बंद किया आपने, फिर दाहिने से पूरा श्वास निकाल दिया। फिर आपने दाहिने से लिया, पूरा लेने के बाद फिर हमने लेफ्ट से टेक आउट किया, फिर वापस हमने बाएं से लेकर छोड़ दिया। इतना धीरे धीरे करना होता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो श्वास की आवाज़ आप तक भी नहीं आए, ऐसा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं ना, किसी का भी भगवान ने हमको कहते हैं कि श्वास जो है हम गिन के भेजा है, ऐसा कभी कभी कहते हैं कि गिनती के श्वास रह गए हैं। तो जितना ज़्यादा श्वास हमारा लंबा गहरा होगा, हमारा मन उतना ही शांत होगा। इसलिए प्राणायाम करने में हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, और जितना आप धीरे धीरे करेंगे उतना ही मन शांत होगा। जैसे इस प्राणायाम की बात मैं आपको करता हूँ, हमारा कोहनी कंधे के बराबर होना चाहिए, नाक हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए, श्वास लेते निकालते आवाज़ नहीं आना चाहिए, जिस नासिका से हमने शुरू किया उसी से समाप्त करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बारीकियां हैं प्यारे मित्रों, कि जब भी आप करें बहुत समझ के, बहुत प्यार से करेंगे तो बहुत प्यारा सा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ये एक मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताया। इस तरह से बहुत सारे प्राणायाम हैं, हर सीजन में करने के अलग अलग तरीके हैं। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा, हार्मोन असंतुलन की जो समस्या है वो भी लगातार देखने में आ रही है, महिलाएं हों या पुरुष हों, तो हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए योग किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसका मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स के लिए योग से बढ़िया और कुछ सिस्टम नहीं हो सकता। और जब मैं इंडोक्राइन सिस्टम की बात करता हूँ, हार्मोनल डिसऑर्डर्स मतलब हमारे इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अच्छे करने के लिए योग बहुत ही अच्छा है। उसमें स्पेशल शीर्षासन, लेकिन आप करिएगा मत, किसी के देख में करिएगा। हार्मोन्स को सही कर, हार्मोनल जो हमारी हार्मोनी है, हमारे इंडोक्राइन सिस्टम को सही करने के लिए बहुत अच्छा आसन है शीर्षासन, सर्वांगासन, सेतुबंध सर्वांगासन। ये आसन हमारे हार्मोन्स पे काम करते हैं। फिर दूसरे भी बढ़िया बात है कि हमारे हार्मोन्स हुए क्यों, बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल से। तो हार्मोन्स को सही करने के साथ अपने लाइफस्टाइल को सुधार करते हैं, अपने खान पीन को और बेहतर तरीके से, और आसन मैंने हार्मोन्स के साथ, हार्मोन्स इंपॉर्टेंट नहीं है शरीर में। और जैसे मैंने पहले ही वाले सेगमेंट में बताया था कि हमारा स्पाइन का भी होना चाहिए, पैरों का भी होना चाहिए, मन शांत रखने प्राणायाम भी करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए योग में जो सिस्टम्स हैं। सो इट्स ए वंडरफुल सिस्टम आर देयर। सो मुझे लगता है कि मैंने 2-3 आसनों के नाम तो दिए, ये आपके हार्मोन्स पे ज़बरदस्त काम करते हैं। हड़बड़ी मत करिएगा। लोग कहते हैं कि 1 दिन किया 2 दिन किया आराम नहीं आया। कम से कम किसी भी चीज़ को रिजल्ट लेने के लिए, जैसे हार्मोन से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम, थायराइड हुआ,
पैनक्रियाज हुआ, है ना, पैराथायराइड हुआ, हमारे गोनाड्स जनन से संबंधित समस्याएं हुआ, आजकल माताओं में पीसीओडी की समस्या आई है, वो हुआ। इस तरह की सभी समस्याओं को करने के लिए योग इज़ अ वंडरफुल सिस्टम। वैसे तो सभी के लिए, मानव जाति के लिए बहुत ही वंडरफुल है, लेकिन हार्मोन्स के लिए भी बहुत ही प्यारा सिस्टम है योग में। लेकिन उसको सिस्टम से करना, नियमित करना और किसी अच्छे जानकार के अंडर में करना, वो महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमने करते लिए तो उन्होंने ऐसा बताया था और फ़ायदे नहीं है तो हम निराश हो जाते हैं। हो सकता है हम किसी गलत दिशा में जा रहे हों। मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे जाना दिल्ली और बम्बई के ट्रेन पकड़ लूँगा तो क्या वो फ़ायदे आएंगे? नहीं आएंगे। तो मैं जिस समस्या के लिए कर रहा हूँ, उस समस्या के लिए जो हमारा सिस्टम है और उसको प्रॉपर वेपर करेंगे तो 101% कितना, 101% फ़ायदा होगा ही होगा हार्मोन्स में भी। बिल्कुल। तो योग को लेकर आपने बहुत सारी जानकारी तो दी है, लेकिन अब हम इसको सम अप करें, इसका समापन करें, तो 1 या 2 लाइन में आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि जीवन सारे काम हम खुशियों के लिए करते हैं, तो किसी भी कंडीशन में अपने खुशी को मत गंवाइए। आप हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते खेलते रहिए। उसके लिए सबसे अच्छा साधन है आप योग, मतलब आसन, प्राणायाम और ध्यान का नियमित अभ्यास करिए। 1 घंटा दें। इसलिए मैं बोलता हूँ 1 कदम श्वास से आनंद की ओर। उसके लिए आप सभी नियमित, सिर्फ 21 जून को नहीं कि हम सब इकट्ठा होकर करें। सभी माताओं, भाइयों, बहनों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि अपने जीवन में योग करें। ये दृढ़ करें कि योग बिना करे हम खाना नहीं खाएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, इस संकल्प के साथ। और मुस्कुराते रहें, जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जीवन में मुस्कुराते रहें और ये मुस्कुराहट सभी तक फैलाएं। अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और मानवता के लिए उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है। बिल्कुल, मानवता के लिए योग जो है वो एक अलग तरह का योग लेकर आया है और हमारी तो हर सांस ही योग है। योग के कारण हम सांस ले पा रहे हैं, योग के कारण हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो जीवन में कई तरह से योग जुड़ता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने शरीर के लिए कोई ना कोई व्यायाम या एक्सरसाइज या ध्यान उसका ज़रूर जोड़ें। योग गुरु ढाकाराम जी को हम धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने हमारे दर्शकों को इतनी उपयोगी जानकारी दी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।